दिल्ली, साल 2000। रजौरी गार्डन का एक मध्यम वर्गीय इलाका। एक आदमी है सुशील गुलाटी, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम, अपनी मेहनत से बनाई हुई जिंदगी, घर में एक बूढ़ी माँ, एक सीधी सादी शरीफ जिंदगी। 6 जून की बात है। सुशील गुलाटी अपने दोस्त के दफ्तर में बैठे हैं, रजौरी गार्डन एक्सटेंशन में। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। एक बुजुर्ग आदमी, डॉक्टर जीवन प्रकाश गांधी, हांफते हुए अंदर आए। उनकी आंखों में घबराहट थी। उन्होंने कहा, कोई आदमी मेरे घर घुस आया है, मेरी बहू के साथ जबरदस्ती कर रहा है। सुशील गुलाटी उठे, एक पल भी नहीं सोचा, वो भागे। उन्होंने दरवाजा खोला और उस दरवाजे के अंदर जो था वो सिर्फ एक बुरा काम नहीं था, वो एक जाल था। एक ऐसा जाल जो अगले 26 साल तक सुशील गुलाटी की जिंदगी को खाता रहेगा। एक आदमी जो किसी की मदद करने गया था, उस पर खुद बलात्कार का आरोप लगा दिया गया। और यह काम किसने किया? एक वकील ने, एक पुलिस ऑफिसर ने, और एक ऐसी साजिश ने जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वेलकम टू द वीडियो। माय नेम इज उपमन्यु। और आज जो केस हम देखने वाले हैं, ये सिर्फ एक झूठे आरोप की कहानी नहीं है। ये उस इंसान की कहानी है जिसने किसी की मदद की और उसकी सजा भुगती। ये उस सिस्टम की कहानी है जो एक बेगुनाह आदमी को 26 साल तक धीरे धीरे तोड़ता रहा। और ये उस डीएनए रिपोर्ट की कहानी है जिसने पूरे षड्यंत्र की पोल खोल दी। आज का केस है सुशील गुलाटी, अ विक्टिम ऑफ अ फेक केस। बने रहिए, क्योंकि इस कहानी में जो मोड़ आने वाला है वो आपने कहीं नहीं सुना होगा। इस कहानी को समझने से पहले इस कहानी से जुड़े किरदारों को समझते हैं। किरदार नंबर 1, सुशील गुलाटी। दिल्ली के रजौरी गार्डन में रहने वाला एक साधारण आदमी, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम, कोई बड़ा नाम नहीं, कोई राजनीतिक पहुंच नहीं, बस एक शरीफ इंसान जो अपनी माँ के साथ रहता था, अपना काम करता था और अपने पड़ोसियों की परवाह करता था। किरदार नंबर 2, सीएम दत्ता, रजौरी गार्डन पुलिस चौकी का प्रभारी ऑफिसर, यानी उस इलाके में उसकी पूरी धाक थी। और यही वो आदमी था जिसे सुशील गुलाटी ने उस दिन रोका था, डॉक्टर गांधी की बहू के साथ जबरदस्ती करने से। सुशील गुलाटी ने आवाज उठाई और दत्ता को नौकरी से निलंबित करवाया। और उस दिन से दत्ता के दिल में एक आग जल उठी। किरदार नंबर 3, हाजी मोहम्मद अल्ताफ। हाजी अल्ताफ 30,000 अदालत में काम करने वाला एक वकील, जिसका दफ्तर इस पूरी साजिश का मीटिंग पॉइंट बन गया। किरदार नंबर 4, नरेंद्र सिंह, एक सब इंस्पेक्टर, वो पुलिस ऑफिसर जो उस रात के बचाव अभियान में सबसे आगे था, जिसने झूठे कागज बनाए, जो दत्ता का राइट हैंड था इस पूरे खेल में। किरदार नंबर 5, रजनी गुप्ता, शारीरिक रूप से अपाहिज, मार्केटिंग की नौकरी जा चुकी थी, पैसों की सख्त जरूरत थी और इन्हीं लोगों ने उसकी इस जरूरत को हथियार की तरह इस्तेमाल किया। ये 5 लोग, एक बेगुनाह आदमी और एक षड्यंत्र जो इतनी सोच समझकर बनाया गया था कि आज भी पढ़कर दिल दहल जाता है। अब आते हैं असली कहानी पर। 29 अगस्त 2000, 30,000 अदालत में हाजी अल्ताफ का दफ्तर। उस दिन वहां एक बैठक हुई और उस बैठक में एक ऐसी योजना बनाई गई जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। इसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये सब कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स में दर्ज है। उनका पहला कदम था एक झूठी रेप विक्टिम को तैयार करना। वो रजनी गुप्ता नाम की एक औरत के पास गए। वो अपाहिज थी, नौकरी नहीं थी, पैसे नहीं थे। उन्हें दिया गया 40,000 रुपए का लालच, काम रेप विक्टिम का नाटक करना। लेकिन ये लोग यहाँ नहीं रुके और यहाँ से शुरू होता है इस केस का सबसे डरावना हिस्सा। ये कॉन्स्पिरेटर्स जानते थे कि मेडिकल एग्जामिनेशन होगी, डीएनए टेस्ट होगा, इसलिए उन्होंने जैविक सबूतों की एक व्यवस्था तैयार की। 29 अगस्त की सुबह रजनी गुप्ता को उनके दोस्त बबलू मंडल के साथ साजिश के एक और सदस्य सविता के घर भेजा गया। वहां उन दोनों ने जानबूझकर योजना के तहत शारीरिक संबंध बनाए ताकि शरीर में कोई ना कोई सबूत हो। शाम को हाजी अल्ताफ के दफ्तर की ऊपरी मंजिल पर नजमा नाम की एक औरत, जो खुद इस षड्यंत्र में थी, रजनी को ऊपर लेकर गई और एक सुई में भरा हुआ एक सफेद तरल पदार्थ जो कि किसी का वीर्य था, उसने वो रजनी के प्राइवेट पार्ट्स में डाल दिया। यहाँ पर एक पल रुकिए और जरा सोचिए। साल 2000 है, एक पुलिस ऑफिसर और एक वकील मिलकर सुई की मदद से झूठे जैविक सबूत बना रहे हैं एक बेगुनाह आदमी को जेल भेजने के लिए। और इसके बाद रजनी की नाक से खून निकाला गया, उसे बचाकर रखा गया और बाद में सुशील गुलाटी की मारुति गाड़ी के अंदर छुपाकर रख दिया गया। उनके बालों की कुछ लटें भी उखाड़ी गई। सब इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह ने खुद उन्हें सुशील गुलाटी की गाड़ी में रखा और फिर रात को रजनी को तंबाकू खिलाया गया जिसमें कुछ मिला हुआ था।
वो चक्कर खाने लगी। सोनू, षड्यंत्र का एक और सदस्य, उन्हें मोटरसाइकिल पर बिठाकर ले गया और सेंट स्टीफन हॉस्पिटल के पास उन्हें सड़क पर छोड़ दिया, जैसे किसी ने वहां उन्हें फेंका हो। सविता और नजमा पहले से ही वहां खड़ी थी। जब पुलिस आई और पूछा, क्या आप इस लड़की को जानती हो? दोनों ने कहा नहीं, और उसी पुलिस की गाड़ी में सब इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह खुद बैठा था। उसने रजनी को हिंदूराव हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां रजनी ने सीमा कौर के नाम पर एक झूठा बयान दिया। उसने कहा सुशील गुलाटी ने चलती हुई गाड़ी में उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर नंबर 852/2000 रजौरी गार्डन थाना। सुशील गुलाटी को गिरफ्तार कर लिया गया। उस रात सुशील गुलाटी को सब्जी मंडी थाने ले जाया गया और वहां उन्हें पीटा गया। कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स में सुशील गुलाटी का खुद बयान है। सब इंस्पेक्टर विनीत सोनी ने उन पर लाठी चलाई और मजाक उड़ाते हुए कहा कि तुमने सीएम दत्ता को निलंबित करवाया था, अब उसके फल भुगतो। उन्हें पूरी रात कई थानों में घुमाया गया। डॉक्टरी जांच के लिए अलग अलग अस्पतालों में ले जाया गया। पुलिस उनके सीमन का सैंपल लेने की कोशिश करती रही, लेकिन सुशील गुलाटी किसी तरह नहीं दे पाए। डॉक्टर्स ने रिकॉर्ड्स में लिख दिया कि अक्यूज्ड इज नॉट कोऑपरेटिंग। और हवालात में एक ऐसा पल आया जो शायद किसी फिल्म के लेखक ने भी नहीं सोचा होगा। सुशील गुलाटी ने देखा रजनी गुप्ता, जो एक खुद झूठी विक्टिम थी, थाने में बैठकर पुलिस ऑफिसर्स के साथ हंस रही थी, खुलकर बातें कर रही थी। तब उन्हें समझ आया कि ये कोई साधारण मामला नहीं है, ये एक कॉन्स्पिरेसी है जिसमें वो टारगेट है। और उस रात हवालात में सोनू, षड्यंत्र का एक और सदस्य, उनके पास आया और उसने मांग की कि पैसे दो, नहीं तो मामला चलता रहेगा। और उसने बताया भी कि ये योजना हाजी साहब ने बनाई है। पर सुशील गुलाटी किससे शिकायत करते? पुलिस खुद इस खेल में शामिल थी। जांच लोकल पुलिस के हाथ में थी, वही पुलिस जिसके लोग इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे। एफआईआर दर्ज हो चुकी थी। धारा 328, 376, 506 सामूहिक एक बेगुनाह आदमी पर। लेकिन कहीं ना कहीं किसी ने फैसला किया कि जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी जाए और वहीं से इस पूरे खेल की नींव हिलने लगी। क्राइम ब्रांच, दिल्ली की एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट। जब उनके हाथ में मामला आया, उन्होंने शुरुआत की रजनी गुप्ता से। लंबी पूछताछ। और रजनी गुप्ता, जिसने खुद पहले झूठा बयान दिया था, जब उसने क्राइम ब्रांच में सुशील गुलाटी को पिटते हुए देखा तो उसके अंदर कुछ टूट गया। उसके अंदर की इंसानियत जाग उठी। उसने कबूल किया। 11 सितंबर 2000 को सेक्शन 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने उसने पूरा षड्यंत्र बता दिया, नाम दर नाम, कदम दर कदम। लेकिन कबूलनामा काफी नहीं था। सिस्टम को चाहिए था एक साइंटिफिक एविडेंस। और तब आई वो रिपोर्ट जिसने सब कुछ बदल दिया। वो डीएनए रिपोर्ट। डीएनए एक बायोलॉजिकल आइडेंटिटी है, हर इंसान की अलग। अगर वाकई कोई अपराध हुआ है तो विक्टिम के शरीर या कपड़ों पर आरोपी का डीएनए मिलना चाहिए। क्राइम ब्रांच ने रजनी गुप्ता के कपड़ों और जांच के नमूनों का डीएनए टेस्ट कराया। नतीजा आया, जो वीर्य मिला वो था सोनू का, षड्यंत्र का एक सदस्य, और बबलू मंडल का, वो दोस्त जिसके साथ उस सुबह योजना के तहत संबंध बनाए गए थे। सुशील गुलाटी का डीएनए कहीं नहीं मिला। इस डीएनए रिपोर्ट ने दो काम किए। पहला, सुशील गुलाटी को पूरी तरीके से बेकसूर साबित किया। दूसरा, पूरे षड्यंत्र की असलियत उजागर कर दी, क्योंकि जो वीर्य लगाया गया था वो एक नहीं, दो अलग अलग लोगों का था और दोनों षड्यंत्र के ही हिस्से थे। इन्होंने विज्ञान को हथियार बनाने की कोशिश की, लेकिन विज्ञान ने इनके ही खिलाफ गवाही दे दी। 9 अप्रैल 2001 रोहिणी ट्रायल कोर्ट ने सुशील गुलाटी को मामले से मुक्त किया। एफआईआर रद्द हुई। वो बाहर आए, लेकिन क्या वो सच में बाहर थे? 2001 में जब क्राइम ब्रांच ने आरोप पत्र दाखिल किया तो जिनके नाम थे वो थे हाजी अल्ताफ, वकील, नरेंद्र सिंह सब इंस्पेक्टर, सीएम दत्ता, सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर, सोनू और समीर अहमद, को कॉन्स्पिरेटर्स। आरोप थे आपराधिक षड्यंत्र, झूठे सबूत बनाना, झूठे सरकारी रिकॉर्ड बनाना, जालसाजी और जबरन वसूली। मामला अदालत में गया और यहाँ एक और त्रासदी शुरू हुई। 2012 में सुशील गुलाटी ने ट्रायल कोर्ट में अपना बयान दिया। मुख्य जांच पूरी हुई। अब बारी थी बचाव पक्ष की, डिफेंस की टेस्टिमनी की। और बचाव पक्ष ने तारीख मांगी, फिर अगली तारीख मांगी, फिर अगली। 1 दिन बीता, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। सुशील गुलाटी लगभग 20 बार अदालत गए और हर बार बिना टेस्टिमनी के उन्हें वापस भेज दिया गया। सोचिए, एक बूढ़ा होता हुआ आदमी हर तारीख पर अदालत आता रहा। कभी कभी तो अपने घर में हुई ट्रेजेडी के बाद भी उसे अदालत आना पड़ा और हर बार उसे कहा जाता रहा कि आज नहीं, अगली तारीख पर आइए। 19 दिसंबर 2014 को सुशील गुलाटी चल बसे।
बिना टेस्टमनी के, बिना इंसाफ देखे। और ट्रायल कोर्ट में जब अगली तारीख आई तो अदालती रिकॉर्ड में लिखा गया कि शिकायतकर्ता सुशील गुलाटी को आज के लिए बुलाया गया था, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार उनका 19 दिसंबर 2014 को निधन हो चुका है। ट्रायल कोर्ट ने 25 फरवरी 2016 को अपना फैसला सुनाया। हाजी अल्ताफ और नरेंद्र सिंह दोनों को दोषी करार दिया गया। कठोर कारावास 4 साल तक, जुर्माना 3 लाख रुपए। दोनों दोषियों ने हाई कोर्ट में अपील की और सुशील गुलाटी की पत्नी ने भी अपील की मुआवजा बढ़ाने के लिए। 4 अप्रैल 2026 दिल्ली हाई कोर्ट, जज चंद्रशेखरन सुधा, 85 पन्नों का फैसला। जज सुधा ने लिखा कि सुशील गुलाटी को सिर्फ एक झूठे मामले में नहीं फंसाया गया, हिरासत में उन पर अत्याचार भी हुआ। 20 बार अदालत में बुलाकर बिना किसी जांच के वापस भेजा गया और ट्रायल कोर्ट ने भी इस उत्पीड़न को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया और जज ने उनकी कन्विक्शन को बरकरार रखा। मुआवजा 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दिया गया। गुलाटी की पत्नी को 3 लाख मिले, सिर्फ 3 लाख रुपए, 26 साल का वक्त और एक जिंदगी। इस केस में इंसाफ तो मिला, लेकिन कुछ सवाल हैं जो आज भी जवाब मांगते हैं। सीएम दत्ता, जो इस पूरे षड्यंत्र का असली सूत्रधार था, मुकदमे के दौरान मर गया, कभी दोषी नहीं ठहराया गया। क्या उसे पता था कि ये मामला लंबा खींचेगा और वो बच जाएगा, या शायद अपनी पूरी जिंदगी जेल से बाहर गुजार देगा? लोकल पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच को क्यों सौंपी? ये फैसला किसने लिया? और क्या यही फैसला गुलाटी की जान बचाने का असली कारण बना? अगर ये केस क्राइम ब्रांच नहीं लेता तो शायद गुलाटी को एक बेगुनाह होते हुए भी सजा मिल जाती। ट्रायल कोर्ट ने 20 बार केस को पोस्टपोन किया। क्या ये सिस्टम का फेलियर था या कुछ और? जज सुधा ने इस पर खुद गहरी चिंता जताई थी कि ये ट्रायल कोर्ट को रोकना चाहिए था, लेकिन उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। और हैरानी की बात तो यह है कि इसके ऊपर कभी कोई इन्वेस्टिगेशन हुई ही नहीं। और अब आखिरी सवाल, रजनी गुप्ता, जो खुद इस षड्यंत्र में शामिल थी, उन्हें कोई सजा क्यों नहीं मिली? उन्हें बस गवाह बना दिया गया। क्या ये सही था, या उनकी मजबूरी का फायदा पहले कॉन्स्पिरेटर्स ने उठाया और उसके बाद सिस्टम ने? इन सवालों के जवाब शायद किसी अदालत के रिकॉर्ड में नहीं है, लेकिन हमें ऐसे सवाल पूछते रहने चाहिए, क्योंकि यही सवाल होते हैं जो सिस्टम को बेहतर बनाते हैं। 6 जून 2000 की वो सुबह, जब डॉक्टर गांधी की बहू के साथ बुरा हो रहा था, सुशील गुलाटी के पास एक ऑप्शन था। वो बैठे रह सकते थे, वो अनदेखा कर सकते थे, वो सोच सकते थे मुझे क्या, मेरा क्या लेना देना। लेकिन उन्होंने यह नहीं किया। वो उठे, वो भागे, उन्होंने एक औरत को बचाया और उसकी कीमत उन्होंने चुकाई अपनी पूरी जिंदगी से। 26 साल, अदालत की तारीखें, मेंटल और फिजिकल हैरेसमेंट, उनका काम, उनकी इज्जत, सब कुछ खराब हो गई। उनकी पत्नी आशा गुलाटी, जब हाई कोर्ट में उनका मामला था तो उन्होंने कहा था कि अब हम ये मामला आगे नहीं बढ़ाना चाहते, हम थक गए हैं। सही कहा उन्होंने। 26 साल बाद थकान ही बचती है सिर्फ। इस केस में मुझे जो सबसे ज्यादा तकलीफ देता है वो अदालत के एक वाक्य में है, जब सोनू ने हवालात में गुलाटी को बताया कि उनके खिलाफ मामला इसलिए बनाया गया क्योंकि उन्होंने सीएम दत्ता को रोका था। इस देश में एक अच्छा इंसान होने की सजा क्या होती है? 26 साल की फिजिकल और मेंटल हैरेसमेंट। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू है जो मुझे उम्मीद भी देता है। जिस क्राइम ब्रांच ऑफिसर ने जांच संभाली, उसने अपना काम ईमानदारी से किया। फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स ने भी अपना काम ईमानदारी से किया। और आखिरकार 2026 में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर और एक वकील को दोषी ठहराया 26 साल बाद। इंडिया का जुडिशियल सिस्टम धीमा है। सिस्टम में जगह जगह कमजोरियां भी हैं, लूप होल्स हैं, लेकिन सिस्टम ने आखिरकार वो किया जो उसे करना चाहिए था। सुशील गुलाटी ये दिन नहीं देख पाए, लेकिन उनका नाम मामले के शीर्षक में आज भी है। सुशील गुलाटी, अ विक्टिम ऑफ अ फेक केस, अ विक्टिम ऑफ अ फेक केस। ये शब्द शायद इस पूरे केस की सबसे दुखद सच्चाई है। अगर आप कभी किसी की मदद करने से डरे तो याद करना सुशील गुलाटी को, और याद करना कि उनकी कहानी अंधेरे में नहीं दबी। आज हम बात कर रहे हैं, और जब तक हम बात करते रहेंगे ऐसी कोई कहानी पूरी तरह दब नहीं सकती। ये था आज का केस, एक ऐसी कहानी जो 2000 में शुरू हुई और 2026 में एक फैसले तक पहुंची। लेकिन एक ऐसी कहानी भी जिसके मुख्य किरदार ने वो दिन नहीं देखा जो वो डिजर्व करता था। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ महसूस कराया तो एक काम करिए, लाइक बटन दबाइए। इससे YouTube को सिग्नल मिलता है कि ये वीडियो और लोगों तक पहुंचनी चाहिए। सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसे अननोन केसेस कवर करते हैं जो सुर्खियों में नहीं आते, लेकिन जिन्हें आपको जानना चाहिए। और अगर आप किसी खास केस को कवर करवाना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए, हम पढ़ते हैं हर कमेंट। मैं हूं उपमन्यु और मिलते हैं अगले केस के साथ।